देखिए लास्ट क्लास के अंदर प्रिज्म वाला पार्ट हमने देखा था बेटा, और दो क्वेश्चन हमने देखे थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन किया है वाला। ठीक है, क्वेश्चन अभी और देखते हैं। प्रिज्म में ही क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए आप, एक क्वेश्चन लिखिए। फॉर ए प्रिज्म, फॉर ए प्रिज्म, फॉर ए प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, for a prism, angle of minimum deviation, angle of minimum deviation is equal to prism angle. Angle of minimum deviation is equal to prism angle, is equal to prism angle, is equal to prism angle. If refractive index of prism material, if refractive index of prism material is root 3, if refractive index of prism material is root 3, is root 3, then find prism angle, then find prism angle. हाँ, जो भी आंसर है बेटा देख लेते हैं भी। हाँ, देखिए क्वेश्चन में जब तक आपको प्रिज्म एंगल स्मॉल मान, भाई या तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू गिवन हो, वो अगर स्मॉल है तब तो आप डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए पर आप जाओगे, या क्वेश्चन में ही कहीं पे लिखा हुआ हो कि प्रिज्म एंगल एज्यूम टू बी स्मॉल, प्रिज्म एंगल को स्मॉल आपको मानना है, तब तो आपको डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए से मतलब होगा, अदरवाइज आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी मैं बात करूंगा तो बेटा रिलेशन तो देखिए हम ये यूज में लेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई 2 अपॉन लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर साइन ए बाई 2। ठीक है, ये रिलेशन यूज में लेंगे। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू तो बाद में लिख लेंगे, पहले एक बार इसको देखिए। अब देखो डेल्टा एम की वैल्यू बेटा किसके इक्वल है, यहाँ पर ए प्लस ए बाई 2। ठीक है, अपॉन नीचे आ गया बेटा यहाँ पर साइन ए बाई 2, ऊपर यहाँ पर आएगा साइन ए, नीचे है बेटा यहाँ पे साइन ए बाई 2। ठीक है, अब देखिए और आगे सिंप्लीफाई करें। मैंने कहा था कि साइन 2 थीटा के रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जब साइन थीटा होता है बेटा तो क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो देखो और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको लिखूंगा बेटा यहाँ पर साइन ए को लिखूंगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक है, और नीचे आएगा बेटा यहाँ पर साइन ए बाई 2। ठीक है, अब देखिए साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 तो क्या हो गया बेटा कैंसल। ठीक है, तो हमारे पास में हाँ म्यू इज इक्वल टू देखिए कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब देखिए वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। अब देखिए म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है बेटा, रूट 3।
इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब यहां से और आगे बात करेंगे तो देखिए कॉस ए बाई 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, √3/2। ठीक है, यानी कि यहां से ए बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 30 डिग्री, और ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 60 डिग्री। ये बेटा हमारे पास में प्रिज्म एंगल के लिए वैल्यू यहां पर आ गई। ठीक है, अच्छा देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन पुराना एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन गिवन है, अगर आप मॉड्यूल लाए हो तो ओपन कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर है बेटा 18। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 2 में है क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 18 ही है ना? हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखो कंडीशन कुछ ऐसी है कि फॉर ए प्रिज्म एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू रेफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, और रेफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब भी प्रिज्म एंगल ही है। ठीक है, प्रिज्म एंगल ही है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछी गई है। जैसे यहाँ कंडीशन है कि भाई डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, ठीक है, वैसी कंडीशन है, और क्वेश्चन में देखिए आपसे म्यू की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब देखिए यहां वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो क्लास के अंदर क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया है उसमें बेटा म्यू की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, और म्यू की वैल्यू बता करके मैंने आपसे प्रिज्म एंगल के लिए रिलेशन पूछा हुआ है, उसके लिए वैल्यू पूछी हुई है। और यहां पर क्या हुआ है कि केवल एक कंडीशन गिवन है कि डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, ये क्वेश्चन में कंडीशन है, और म्यू की वैल्यू पूछी है, और ए के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई बात नहीं, मत होने दो। प्लस पॉइंट ये है कि जो ऑप्शन जो है अगर आप उन पे गौर करोगे तो ऑप्शन भी बेटा कैसे है, रेंज टाइप फॉर्म के अंदर ही है, लिमिट टाइप फॉर्म के अंदर ही है। तो आप कंडीशन को अब जरा देखो, देखिए डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, तो देखो रिलेशन तो देखो हमें यही यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी वही देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर साइन ए बाई 2। डेल्टा एम की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो a प्लस ए बाई 2, यानी ऊपर कितना आएगा बेटा, साइन ए ही आना है, और नीचे कितना आएगा बेटा, साइन ए बाई 2, नीचे साइन ए बाई 2 ही आएगा। और आगे सिंप्लीफाई करोगे, अभी देखा था साइन ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये लिख करके जब आप सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक है, यानी यहां तक का जो पार्ट है 2 cos ए बाई 2 वो तो यहां पर भी एज इट इज है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आप देखिए यह क्या था कि म्यू की वैल्यू रख करके आपने ए निकाला था, यहां आपको म्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे म्यू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में प्रिज्म एंगल के बारे में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम मान लेंगे। जैसे देखिए मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, स्मॉल एंगल से। ठीक है, स्मॉल एंगल से स्टार्ट करता हूं, यानी थिन प्रिज्म से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब देखिए स्मॉल एंगल के केस में cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। भाई अगर मैं cos 1 डिग्री की बात करूंगा 1, 2 डिग्री की बात करूंगा 1, साइन थीटा में पंगा होता है। और यहां पर एक प्लस पॉइंट ये हुआ है कि यहां पर ये जो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली कॉस पर बेस ही है। ठीक है, तो जब आप यहां पर ए की वैल्यू लिखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 1.5 डिग्री, ठीक है 0.5 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो यहां पे देखिए cos थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, यानी बेटा म्यू इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, 2। तो जब प्रिज्म एंगल स्मॉल होगा तब तो बेटा म्यू की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रिज्म एंगल की वैल्यू को लगातार इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, और प्रिज्म एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करते करते कर डालो 90 डिग्री। प्रिज्म एंगल की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ाते बढ़ाते हमने कितना कर दिया बेटा, 90 डिग्री हमने कर दिया। अब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू 2 cos 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री के लिए 1/√2, यानी कि हमारे पास में म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पर, √2। ठीक है, तो अगर मैं आंसर की बात करूंगा तो आंसर अब क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, बिटवीन 2 एंड √2। ठीक है, 2 और √2 के बीच में यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी। खास कुछ भी नहीं किया, प्रिज्म एंगल की वैल्यू हमको माननी थी तो मैंने स्मॉल एंगल से स्टार्ट किया, और स्मॉल एंगल से स्टार्ट करते करते
प्रिज्म एंगल की वैल्यू को मैं कहां तक लेके चला गया, 90 डिग्री। प्रिज्म एंगल 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में म्यू की वैल्यू हमें कितनी मिली, √2, यानी कि बेटा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, बिटवीन 2 एंड √2। ठीक है। हाँ, स्मॉल एंगल तो बेटा क्या होता है ना कि स्मॉल एंगल के केस में cos थीटा की वैल्यू तो क्या होगी, फिक्स होती, 1 ही होती है। चाहे तुम 1 डिग्री मान लो, चाहे तुम बिल्कुल ही थिन कर डालो, बिल्कुल ही थिन कर दो, 0.5 डिग्री कर दो, तो भी cos थीटा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ये बिल्कुल फिक्स स्मॉल एंगल में। ठीक है। हाँ एक्चुअली नहीं होता, तो एक्चुअली में 5 डिग्री तक ही है, मैथमेटिक्स तो 5 डिग्री तक ही बोलती है, लेकिन क्या है कि ऑप्टिक्स के अंदर हम 10 डिग्री तक कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे अगर मैं साइन थीटा टेन थीटा में अगर मैं 5 डिग्री के आगे भी 10 डिग्री तक भी बात करूंगा, तो पॉइंट्स में 2 या 3 वैल्यू के बाद में कुछ हमें चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, 90 इसलिए ली क्योंकि मुझे इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए। प्रिज्म एंगल 90 डिग्री से ऊपर जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डेल्टा एम इज इक्वल टू ए का ध्यान रखना है, डेविएशन की वैल्यू का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू डेल्टा एम के इक्वल है। ठीक है। आप इस चीज पे ऐसे गौर करो कि जैसे अगर मैं इमर्जेंट लाइट के लिए बात करता हूं, इमर्जेंट लाइट के लिए बात करता हूं, ठीक है, इमर्जेंट लाइट में मैक्सिमम कितनी बेंडिंग कंसीडर कर सकते हो, 90 डिग्री। इससे ज्यादा अगर आपने कंसीडर किया फिर तो टीआईआर ही होने लग जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि अगर वो कंडीशन नहीं होती तब तो शायद मैं आगे कुछ सोचता, पर एक्चुअली प्रिज्म एंगल 90 डिग्री तक मैं इसलिए लूंगा क्योंकि डेविएशन एंगल की वैल्यू उसके इक्वल है, और मुझे लास्ट सरफेस पे टीआईआर नहीं करवाना है, टीआईआर मुझे कंसीडर नहीं करना है, इसलिए बेटा मैंने 90 डिग्री तक ही लिया है। नहीं, रेफ्रेक्टिंग एंगल अगर देखो ये लिखा हुआ होता ना बेटा कि जैसे मान लो लिखा होता कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस फॉर सेकंड सरफेस, तब तो अपन R1 या R2 या E वगैरह अपन मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि रेफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, तो वो प्रिज्म एंगल ही होता है। रेफ्रेक्टिंग एंगल का मतलब एंगल बिटवीन टू रेफ्रेक्टिंग सरफेस, वो प्रिज्म एंगल ही है। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, प्रिज्म एंगल ऑफ ए प्रिज्म, प्रिज्म एंगल of a prism is 5 degree, prism angle of a prism is 5 degree, prism angle of a prism is 5 degree, is 5 degree, and refractive index of prism material is 3 by 2, and refractive index of prism material is 3 by 2, refractive index of prism material is 3 by 2. Find angle of minimum deviation, find angle of minimum deviation if prism, find angle of minimum deviation if prism is completely immersed, find angle of minimum deviation if prism is completely immersed in water of refractive index 4 by 3, if prism is completely immersed in water of refractive index 4 by 3. हाँ बहुत सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ अब देखिए आपसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा है, ठीक है, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चूंकि प्रिज्म एंगल स्मॉल है 5 डिग्री है, आप बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लो म्यू माइनस 1 इंटू ए। पर लास्ट क्लास के डेरिवेशन वाले पार्ट को याद करो, मैंने कहा था कि ये जो म्यू है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एयर है। मैंने कहा था अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम है तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आप उस मीडियम के रेस्पेक्ट में देख लोगे, तो बेटा मैं इसको लिख दूंगा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, अब आगे देखिए और सॉल्व करेंगे तो म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू ए,
यहाँ पे बेटा म्यू प्रिज्म 3/2, म्यू मीडियम 4/3 -1 इंटू 5। सिंप्लीफाई करें 9/8 -1, 9/8 -1 यानी कि 1/8 इंटू 5, यानी बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/8 डिग्री, या फिर आप बोल दो 0.625। एक क्वेश्चन और लिखिए। इफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स of prism material is cosec a by 2, if refractive index of prism material is cosec a by 2, refractive index of prism material is cosec a by 2, then find angle of minimum deviation. Refractive index of prism material is cosec a by 2, then find angle of minimum deviation. Then find angle of minimum deviation. हाँ अच्छा पाई, हाँ पाई माइनस ए, मैंने 5a/2 कुछ आंसर सुन लिया। म्यू इज इक्वल टू कॉसेक a/2, और ए क्या है बेटा, प्रिज्म एंगल है। जब तक किसी क्वेश्चन में प्रिज्म एंगल को स्मॉल वगैरह मानने के बारे में नहीं कहा जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हम इसी रिलेशन को यूज में लेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई 2 अपॉन बेटा साइन a/2, ठीक है। और इक्वल टू है यहाँ पर ये कॉसेक a/2, ठीक है। अब देखो मैं कॉसेक a/2 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 अपॉन साइन a/2, तो ये तो हो गया 1 अपॉन साइन a/2, ठीक है। और यहाँ पर ये है साइन a/2, और इधर यहाँ पर ये है साइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a/2। ये साइन a/2, ये साइन a/2 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास देखिए वैल्यू कितनी आएगी, साइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि डेल्टा एम प्लस a/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 90 डिग्री, यानी बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए। ये हमारे पास आ गया आंसर। हाँ अब तो पिछला क्वेश्चन पहले ही पूछ लेते ना। हाँ बोलो। पर वो तो स्मॉल एंगल है, तो घुमा फिरा करके वापस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा अप्रोक्स थीटा मानना पड़ेगा। लास्ट में जाकर के तो वापस साइन थीटा अप्रोक्स थीटा ही करोगे ना। एक क्वेश्चन और लिखिए, ए रे ऑफ लाइट, a ray of light, a ray of light incident, a ray of light incident at an angle 60 degree, a ray of light incident at an angle 60 degree, ray of light incident at an angle 60 degree on the surface, incident at an angle 60 degree on the surface of a prism
on the surface of a prism of prism angle, on the surface of a prism angle 30 degree, on the surface of a prism of prism angle 30 degree, prism of prism angle 30 degree. If emergent ray makes an angle 30 degree with incident ray, if emergent ray makes an angle 30 degree with incident ray, emergent ray makes an angle 30 degree with incident ray, makes an angle 30 degree with incident ray, then find refractive index, of prism, then find refractive index of prism. जो भी आंसर आएगा हम देख लेंगे। फिर सबसे पहले हाँ आंसर आएगा √3। भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखिए, आप उसको समझिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर मैं डायग्राम वाइज बात करूं और लास्ट क्लास में जो प्रिज्म वाला डायग्राम आपको बताया था उस पर अगर मैं बात करूं तो देखो ऐसी कुछ कंडीशन है। भाई ये प्रिज्म है और प्रिज्म एंगल बेटा 30 डिग्री है, लाइट प्रिज्म की सरफेस पर 60 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। फिर लाइट अंदर रिफ्रैक्ट हुई होगी, फिर उसके बाद में यहां से बाहर क्या हो गई, इमर्ज हो गई। ऐसे कुछ बताया था ना डायग्राम आपको। अब क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास में, इमर्जेंट रे मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे। लास्ट क्लास याद करो, नेट डेविएशन टोटल डेविएशन के लिए मैंने प्रिज्म के अंदर क्या बोला था, मैंने बोला था इमर्जेंट रे मैक्स एन एंगल 30 डिग्री, सॉरी इमर्जेंट रे जो भी वहां पर इंसिडेंट रे के साथ में जो एंगल बनाएगी वही बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, मतलब टोटल डेविएशन है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए क्वेश्चन में बोला गया है इमर्जेंट रे मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे। तो ये देखो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये इमर्जेंट रे, ये एंगल कितना हो गया बेटा 30। तो आपके पास क्वेश्चन में डेविएशन एंगल गिवन है कितना 30 डिग्री, ये डेविएशन एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये मिनिमम डेविएशन एंगल है, जबकि आप इसके पहले वाले क्वेश्चंस पे गौर करो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में मैं ये लिखा रहा था कि फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये है, ऐसा कुछ आपको बता रहा था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में केवल डेविएशन एंगल गिवन है 30 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि ये मिनिमम डेविएशन एंगल है। तो आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, अपनी मर्जी से आप यहाँ पर नहीं मान सकते। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, आई और ई दोनों क्या होंगे इक्वल, और R1 R2 दोनों क्या होंगे बेटा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई देखिए अगर ये मिनिमम डेविएशन एंगल हुआ, अगर ये मिनिमम डेविएशन एंगल हुआ तब तो काम बहुत आसान है, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। ये रिलेशन आप काम में ले लेना, और साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू यानी कि 30 प्लस 30, ठीक है। कितना हो गया बेटा, ऊपर 60 बाई टू यानी साइन 30 डिग्री, नीचे कितना आएगा साइन ए बाई टू यानी साइन 30 डिग्री बाई 2। सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर पहले ये तो पता लगे कि ये मिनिमम डेविएशन एंगल है या फिर नहीं है। चेक करते हैं कैसे, क्वेश्चन में आई गिवन है, मैं बेटा ई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, अगर आई और ई दोनों इक्वल हुए तो मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो मैं कैसे चेक करूंगा बेटा, आई प्लस ई माइनस ए, यानी आप देखिए एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री और आई कितना है बेटा 60 डिग्री, ई हमें चाहिए, ए कितना है 30 डिग्री, ई इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यानी कि सबसे पहली बात फर्स्ट सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस और
लास्ट सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलो, ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब नो मिनिमम डेविएशन, यहां पर मिनिमम डेविएशन भी नहीं है। तो अब अगर मान लो मैं बात करूंगा, तो ये जो डायग्राम बना है ये वास्तव में ऐसे बनेगा। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा। पहले वाला डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए मैंने बता रखा था, एक्चुअल में कंडीशन ये बन रही है डायग्राम वाइज। ये देखिए, ये तो कितना है बेटा यहाँ पर 30, लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही कितने एंगल पर 60। अब लाइट इसके बाद में अंदर यहां पर क्या होगी, एंटर होगी, और इस सरफेस पे देखिए कैसे इंसिडेंट भी होगी। अगर एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू ई की वैल्यू 0 है तो यानी कि सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या रहा होगा, 0। लाइट यहां पर 0 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट है, यानी सरफेस से तो 90, नॉर्मल से एंगल 0, स्ट्रेट सीधी बाहर आ गई, यानी ईबी कितना है बेटा 0। ये कंडीशन है। और अब अगर मैं डेविएशन एंगल को मेंशन करूं तो डेविएशन एंगल ये है बेटा इंसिडेंट रे की एक्चुअल डायरेक्शन। लाइट कितना बेंड हुई, इतना, ये गिवन है आपके पास 30 डिग्री। तो चूंकि मिनिमम डेविएशन नहीं है तो म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू से भी कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, स्नेल्स लॉ भी तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, R1 की वैल्यू निकालते हैं। R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके, ज्योमेट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 90, ये 30, ये कितना आएगा 60। तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी 30। दूसरी बात, अगर किसी को लग रहा हो सर ज्योमेट्री पे नहीं जाना तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। प्रिज्म एंगल 30 डिग्री, R1 हमें चाहिए, R2 कितना है 0, यानी बेटा R1 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ, 1 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। R1 कितना है 30, यानी कि साइन 60 डिग्री √3/2, और ये साइन 30 डिग्री 1/2, म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा √3। ये लो, ये आ गया आंसर। हाँ बेटा, इस डायग्राम को देखो बेटा, मैंने ऐसे बनाया है, देखो ये तो प्रिज्म, ठीक है, और प्रिज्म एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। लाइट बेटा इस सरफेस पर हुई इंसिडेंट, और ये एंगल कितना बता रखा है आपको 60, ठीक है। अब जब हमने सॉल्व किया तो ई की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 0 डिग्री हमें मिल रही है। और ई की वैल्यू 0 डिग्री मिलने का मतलब, अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो R2 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, यानी कि साइन 0 डिग्री 0, यानी R2 की वैल्यू भी क्या आएगी 0, यानी कि लाइट इस सरफेस पर कैसे इंसिडेंट हुई होगी, अलोंग द नॉर्मल। R2 0 हो गया तो लाइट बेटा सीधी बाहर यहां पर आ गई, यानी EB कितना है 0, R2 भी क्या है यहां पर 0। अब हमें ये वाला एंगल R1 चाहिए, तो देखो सरफेस से तो 90 डिग्री है, और नॉर्मल से एंगल कितना है 0, ये 90, ये 30, ये एंगल कितना हो गया 60, ये एंगल कितना हो गया 30। दूसरा तरीका R1 निकालने का, यहां से भी निकाल सकते हो, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अगर इक्वल हो जाते, ठीक है, और दोनों साइड में मीडियम वगैरह भी सब सेम है, तब तो R1 R2 भी क्या होगा, सेम ही तो होगा। तब R1 R2 क्या होगा, सेम होगा, तब तो डायरेक्ट अप्लाई कर देना मिनिमम डेविएशन का। भाई एक्चुअली अपन ने चेक इसलिए किया क्योंकि देखो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने के तरीके क्या क्या थे, याद करो। मैंने सबसे पहले रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको बताया था कि भाई एक वैल्यू तो आप लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन R1, याद आ रहा है। एक वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन ई अपॉन साइन R2। तो मैंने कहा था कि अगर मैं पुराने एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करूं, उसमें मैंने कहा था कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें IR1 ER2 की जगह पर क्या होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म एंगल गिवन होगा, ठीक है। अब वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला रिजल्ट जो था, ये आप काम में तभी ले सकते हो जब क्वेश्चन में अगर डेविएशन एंगल गिवन है और वो क्या हो, मिनिमम हो। अपनी मर्जी से हम काम में नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन में आपको डेविएशन एंगल तो बताया है 30, लेकिन ये थोड़ा लिखा है कि मिनिमम डेविएशन है। लिख देते तो खुशी की बात थी, हम यहाँ पे ले लेते। तो फिर हमने फिर क्या किया, चेक हमने किया कि मिनिमम डेविएशन एंगल है या फिर नहीं है, ठीक है। नहीं था, इससे सीधी आगे लाइट आगे चली गई। अब इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में स्नेल्स लॉ पे हमने सोल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और सोल्व करिए।
फाइंड, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, फाइंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड in the direction of light, deviation produced in the direction of light. ये डायग्राम बना दिया है मैंने, 60 डिग्री एयर और इधर यहां पे दूसरी सरफेस जिस भी मीडियम के कांटेक्ट में है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स √2। जो भी आंसर आएगा हम देख लेंगे। 55 तो सही आंसर नहीं है, कैलकुलेशन चेक करो। सेवेंटी 75 भी सही आंसर नहीं है। हाँ आंसर आएगा बेटा 45 डिग्री, 45 डिग्री। अरे सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई डेविएशन की वैल्यू में ध्यान रखिए कि भाई सीधी सिंपल सी बात यह है कि आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि भाई हर सरफेस के थ्रू डेविएशन अलग अलग निकालें और बाद में देख लें कि हमें उसको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट हमको करना है। ठीक है, तो यहां मैं बात करूंगा। तो अब देखिए मिनिमम डेविएशन एंगल वगैरह के बारे में तो अभी आप डायरेक्टली तो नहीं सोच सकते। रीजन ये है कि जब हमने सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी तो देखिए वहां पे दोनों साइड में मीडियम क्या था, सेम था, एयर मीडियम था। जबकि यहाँ पर एक सरफेस तो एयर के कांटेक्ट में है, दूसरी सरफेस किसी लिक्विड वगैरह के कांटेक्ट में जिसका रिफ्रैक्टिवनेस कितना है √2। और फिर मैंने आपसे डेविएशन पूछा है। ठीक है, ज्यादा क्या मतलब इधर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मिनिमम डेविएशन पे जाऊं या नहीं जाऊं। सीधी सिंपल सी बात है। आप तो एक काम करो ना, हर सरफेस पर डेविएशन निकालना स्टार्ट कर दो, बाद में देख लो उनको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां जैसे लाइट के मूवमेंट की बात करता हूं। ठीक है, तो देखिए लाइट यहां पर प्रिज्म के अंदर एंटर हुई, ऐसे कुछ एंटर हुई होगी। ठीक है, अब ये एंगल R1 निकालने हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे बेटा, स्नेल्स लॉ से। क्या लिखूंगा बेटा मैं, 1 इंटू साइन 60 डिग्री, क्योंकि इस साइड में तो एयर मीडियम ही है, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, म्यू यानी कि √3 इंटू साइन R1। और देखो साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। और साइन R1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, हाफ, यानी कि R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। यानी हमारे पास में फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब आप मुझे फर्स्ट सरफेस के थ्रू डेविएशन बता सकते हो। फर्स्ट सरफेस के थ्रू डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 60 माइनस 30। 60 डिग्री माइनस 30 यानी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन तो ये है। अगर मीडियम में कोई चेंज नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट सीधी ऐसे चली जाती। कितना बैंड हो गई, इतना। ये एंगल ऑफ डेविएशन है। जो किस डायरेक्शन में लाइट बैंड हुई बेटा, क्लॉकवाइज। कितने एंगल से बैंड हुई, 30 डिग्री। कैसे निकाला, 60 माइनस 30, 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आ जाओ सेकंड सरफेस पर। ठीक है, अब लाइट सेकंड सरफेस पर हुई इंसिडेंट, तो सबसे पहले तो सेकंड सरफेस के लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें R2।
और R2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, यानी बेटा R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, तो R2 की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आ जाएगी, 75 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। R2 इज इक्वल टू A माइनस R1 से निकाल लो, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लाइट जो है √3 से √2 में गई है, यानी कि 1.732 से 1.414 डेंसर से एरर में ही गई है बेटा। कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इमरजेंसी निकाल लो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, √3 से लाइट √2 में जा रही है, यानी बेटा √3 इंटू साइन R2, और साइन R2 की वैल्यू कितनी है 45, इज इक्वल टू √2 इंटू साइन E। √3 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन E, ठीक है। अब देखिए E की वैल्यू निकालते हैं, √3 साइन 45 डिग्री 1/√2, ये √2, और बेटा साइन E, यानी कि साइन E की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, यानी E इज इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री, यानी E इज इक्वल टू कितना हो गया 60। अब अगर मैं आपसे सेकंड सरफेस के लिए डेविएशन पूछूं, सेकंड सरफेस के लिए डेविएशन पूछूं, क्या वैल्यू बताओगे, 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा बेटा 15 डिग्री। तो सेकंड सरफेस डेविएशन डेल्टा 2 आप मुझे बताओगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो गया 15 डिग्री। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्योंकि लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन तो ये है, लाइट नीचे बैंड हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैंड हुई है, ये लो। तो अब देखो नेट डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा 1 30 डिग्री, और ये बेटा 15 डिग्री, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। खत्म। हाँ बेटा, यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R2 नहीं है। हाँ, वो भी तो बराबर होने चाहिए, तो वो तो अपन ने क्या कैलकुलेशन उस पे करी थी भी, दोनों साइड में मीडियम क्या है, सेम है, ठीक है। डेविएशन में क्या सोचेंगे कि मैं फॉर्मूला कौन सा काम में लूं, इतना दुखी हो गए भाई, एग्जाम में इतना टाइम तो होता ही नहीं। तो एक चीज को ध्यान रखो, अगर डेविएशन में क्या है कि अगर मिनिमम डेविएशन नहीं है, कुछ नहीं लिखा, तुम्हें कोई और डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो ज्यादा सोचने की जगह पर हर सरफेस के थ्रू डेविएशन निकालना स्टार्ट कर दो, उसमें तुम्हारा काम क्या रहेगा, आसान रहेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि तुम तो वो अपन ने जितनी कैलकुलेशन कर रखी ना, सब में क्या हो कि मीडियम सेम अपन ने रखा था, कुछ अलग मीडियम दिख जाए, हर डेविएशन को अलग अलग निकालना, ऐड कर डालना, बस। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो ई तो तुम्हें फिर भी निकालना ही पड़ेगा, ई तो तुम्हें फिर भी निकालना पड़ेगा, मतलब स्नेल्स तो तुम्हें अप्लाई करनी ही है, तो फिर इतना क्यों उलझे, डायरेक्ट लिखो ना बेटा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, खत्म। और वैसे तो वो उस रिजल्ट से भी आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने I माइनस R1 और E माइनस R2 ही हमने किया था, तो वो R1 R2 तो वैसे भी एक इक्वली हम यहाँ पर भी मान रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए। हाँ बेटा, तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देते। मैं इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई दो तरीके हैं यहाँ पर, भाई A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 तो ठीक है, हम अप्लाई यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि वो तो आपने जो ज्योमेट्री देखी थी ना, ज्योमेट्री कैसे बनाई थी, हाँ क्वाड्रेटर वगैरह हमने बनाए थे उससे हमने निकाली थी, तो वो तो वैसे भी वैल्यू तो उसके इक्वल यहाँ पर आनी है, क्योंकि उसके अंदर आपने इस ई वगैरह को थोड़ा आपने कंसीडर किया था, तो वो रिलेशन तो आ जाएगा उसके अंदर। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अपन क्या करेंगे कि ना, इतना सोचेंगे कि वैसे करें नहीं करें की जगह, जब भी मैं बताऊं कि डेविएशन का क्वेश्चन कहीं पर आ जाए, और जो कंडीशंस आपको डेरिवेशन में बताएगी कुछ अलग हटके कंडीशन आ जाए, हर सरफेस के थ्रू डेविएशन निकालना, ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना, देख डालना, खत्म। एक क्वेश्चन और लिखिए। For an equilateral prism, for an equilateral prism, for an equilateral prism, angle of minimum deviation in air, for an equilateral prism, angle of minimum deviation in air is 46 degree. Angle of minimum deviation in air is 46 degree. Angle of minimum deviation in air is 46 degree. Is 46 degree.
when prism is placed when prism is placed in a liquid when prism is placed in a liquid prism is placed in a liquid then angle of minimum deviation becomes 30 degree. When prism is placed in a liquid, then angle of minimum deviation becomes 30 degree. Then angle of minimum deviation becomes 30 degree. Angle of minimum deviation becomes 30 degree. Find refractive index of liquid. Find refractive index of liquid. Find refractive index of liquid. अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, आंसर आना चाहिए 4√2/5. भाई देखिए, सबसे पहली बात तो इक्विलैटरल प्रिज्म, यानी बेटा प्रिज्म एंगल कितना हो गया 60 डिग्री. प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, ठीक है. और आगे हम बात करें, क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन बोला हुआ है, और मिनिमम डेविएशन बोला हुआ है, तब तो देखिए आप डायरेक्ट इसी रिलेशन पे चलो, म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2. ठीक है. अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बोला था और आज भी मैंने बोला है कि ये जो म्यू जो होता है बेटा, ये क्या होता है भाई, हमने कैलकुलेट किया था विद रिस्पेक्ट टू एयर. एयर के अलावा कोई और मीडियम हो तो आप उस मीडियम के रेस्पेक्ट में लिख देना. यानी ये जो म्यू जो होता है, ये वास्तव में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मीडियम. वास्तव में तो ये होता है. ठीक है. अब देखिए सॉल्व करते हैं. ठीक है. सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में आपको बता रखा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एयर में कितना है 46 डिग्री. तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन, और बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, प्रिज्म एंगल 60, सॉरी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 46 डिग्री प्लस 60 डिग्री अपॉन 2, और बेटा नीचे कितना आएगा यहाँ पर 60 डिग्री बाई 2. इसको मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू एयर. ये कितना आएगा बेटा यहाँ पर साइन 106/2, यानी कि 53 डिग्री, और नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री. अब या तो आप यहां से क्या करो कि म्यू प्रिज्म की वैल्यू निकाल लो. भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्वेश्चन में गिवन नहीं है, म्यू प्रिज्म निकाल लो. ठीक है. और फिर बाद में वापस इसी रिलेशन को काम में लेना, और म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू लिक्विड आएगा, म्यू प्रिज्म की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके वहां पुट कर देना. पर देखिए, अननेसेसरी दो बार कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है. क्योंकि हम जब एक दूसरी इक्वेशन और लिख लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, कुछ वैल्यूज तो वैसे ही क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. तो आप इसको जैसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. और देखो, अब लिक्विड के लिए बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू, देखो कितना लिखेंगे, साइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री प्लस 60/2 अपॉन बेटा साइन 60 डिग्री बाई 2. मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और ये ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन 45 डिग्री, नीचे कितना आएगा बेटा साइन 30 डिग्री. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अरे हो गया ना. ठीक है. अब पहला तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि म्यू प्रिज्म निकालो, यहां पुट कर दो, म्यू लिक्विड आ जाएगा. दूसरा मैं कह रहा हूं कि अननेसेसरी दो बार क्यों कैलकुलेशन करते हो, डायरेक्ट 1 और 2 को डिवाइड कर डालो. और 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो देखो कुछ वैल्यूज तो वैसे ही कैंसिल यहां पर हो गई. तो आप देखो, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू बेटा म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू लिक्विड.
ठीक है, लिक्विड इज इक्वल टू, ये ऊपर तो आएगा यहाँ पे साइन 53 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, नीचे आएगा बेटा साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। सॉल्व करें, साइन 30 डिग्री कैंसल, यहां बचेगा बेटा साइन 53 डिग्री और नीचे साइन 45 डिग्री, और यहां बात करूंगा तो देखो म्यू प्रिज्म कैंसिल हो जाएगा, म्यू लिक्विड ऊपर म्यू एयर नीचे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यानी कि म्यू लिक्विड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में फाइनली बचेगी यहाँ पे साइन 53 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, साइन 53 डिग्री 4/5, 45 1/√2, यानी कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड की वैल्यू आएगी 4√2 अपॉन 5। खास अलग हटके कोई काम नहीं किया, एक तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्वेश्चन में बोल दिया, तो जो रिलेशन हमने देखा था म्यू वाला वो काम आ जाएगा, ठीक है। और ये रिलेशन होता है प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, दो इक्वेशन बना के दोनों को डिवाइड कर दिया, खत्म, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मेरे पास आ गया। हाँ बेटा, मिनिमम डेविएशन नहीं होता तो हम कैसे सोल्व करते हैं, फिर तो स्नेल्स लॉ वगैरह सारी चीजें उसमें लग जाती, फिर तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और भी इंफॉर्मेशन गिवन होती, ठीक है ना। मतलब अपनी मर्जी से तो मिनिमम डेविएशन कभी मानना ही नहीं है, फिर क्वेश्चन में या तो चेक करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन होती, जैसे आई वगैरह गिवन होता, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कुछ वैल्यूज डायरेक्टली गिवन होती ताकि हम चेक कर सकें कि मिनिमम डेविएशन है या फिर नहीं है, या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कुछ और अलग होती। एक क्वेश्चन और लिखिए, वन ऑफ द सरफेस one of the surface of a prism angle, one of the surface of a prism of one of the surface of a prism angle 30 degree, prism of prism angle 30 degree is silvered, is silvered, is silvered, light incident on first surface, light incident on first surface, light incident on first surface, and after reflection from second silvered surface, and after reflection from second silvered surface retraces same path, and after reflection from second silvered surface retraces same path, after reflection from second silvered surface retraces same path, retraces same path. If refractive index of prism is √2, if refractive index of prism is √2, refractive index of prism is √2, then find angle of incidence for first surface, then find angle of incidence for first surface. जो भी आंसर होगा मुझे थोड़ी देर बाद याद आएगा। Find angle of incidence for first surface. पता नहीं, आंसर तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर बाद याद आएगा तब बताऊंगा। आंसर आएगा 45 डिग्री,
सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए प्रिज्म एक सरफेस की सिल्वरिंग कर दी। अगर हमने एक सरफेस की सिल्वरिंग कर दी तो देखो ये कंफर्म है कि जो इनर साइड है ये यहाँ पर क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है। प्रिज्म और रिफ्रैक्टिवनेस कितना गिवन है, √2, प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है। क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि लाइट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई आई एंगल पर, जो हमें कैलकुलेट भी करना है। और फिर क्वेश्चन में देखिए लाइट अंदर रिफ्लेक्ट होगी, और फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड सिल्वर्ड सरफेस लाइट रिट्रेसेस सेम पाथ। लाइट अपने सेम पाथ को रिट्रेस कब करती है, जब सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो। और नॉर्मली इंसिडेंट भी है, यानी कि बेटा R2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 डिग्री। अगर R2 0 है तो R1 तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, कितना आएगा बेटा, 30 डिग्री। भाई या तो प्रिज्म एंगल वाला रिलेशन यूज में ले लो, R1 प्लस R2, तो बेटा A कितना है हमारे पास में, 30 डिग्री। R1 हमें चाहिए, R2 कितना है, 0, R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। दूसरा तरीका ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो। देखो आप यहाँ पर, भाई नॉर्मल से एंगल 0 है लेकिन सरफेस से तो 90 डिग्री है, 90 30, ये एंगल कितना आएगा, 60। 90 डिग्री में से 60 को माइनस करो तो R1 कितना आ जाएगा, 30। अब बस आपको खत्म, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो बेटा फर्स्ट सरफेस पर। तो 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R1, और R1 है बेटा यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2, यानी साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, आई इज इक्वल टू आएगा बेटा 45 डिग्री। TIR इस पे मत देखो, TIR में तो क्या होता है कि लाइट डेंसर से रेयर में जाने की टेंडेंसी रखनी चाहिए, और यहाँ सिल्वर्ड कर रखा है तो ये तो कंफर्म है कि वैसे दूसरे मीडियम में नहीं जानी, तो यहाँ TIR पे मत जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। एक क्वेश्चन और सोल्व करना, फाइंड डेविएशन। ये डायग्राम इरेज कर दूं, mu is equal to 1.5 नॉर्मली इंसिडेंट, और ये एंगल भी 90 डिग्री। राइट एंगल प्रिज्म है, ठीक है, और लाइट सरफेस पे नॉर्मली यहां पर इंसिडेंट है, प्रिज्म एंगल 3 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर जो है ये जो फर्स्ट सरफेस है प्रिज्म इसकी पैरेलल ही यहां पर, ठीक है। आपको डेविएशन बताना है, और आंसर मुझे थोड़ी देर बाद याद आता है। इसलिए बीच बीच में आंसर बोल के दुखी ना करें। ना भाई, सबसे पहले तो प्रिज्म के थ्रू डेविएशन निकालो, फिर प्रिज्म से जो लाइट बाहर इमर्ज होगी बेटा वो मिरर के लिए क्या होगी, इंसिडेंट होगी। और प्रिज्म के थ्रू डेविएशन में मैंने कहा था कुछ भी स्ट्राइक ना करे, हर सरफेस के थ्रू डेविएशन को अलग अलग निकालो, बाद में देख लो ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर आएगा 178.5 डिग्री।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं। सबसे पहले देखो प्रिज्म पर हम बात करते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो प्रिज्म के थ्रू डेविएशन की बात करें तो देखो लाइट प्रिज्म के सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट है, स्ट्रेट सीधी आगे चली जाएगी, ठीक है। अब प्रिज्म के थ्रू डेविएशन कैलकुलेट करने के बेटा यहां पर दो तरीके हो सकते हैं। कुछ भी स्ट्राइक ना करे, हर सरफेस के डेविएशन को अलग अलग देखो, बाद में या तो ऐड कर दो और अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग हो जाएगी तो सबट्रैक्ट, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट सरफेस डेविएशन अगर मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे कितना बताओगे? 0। ये मैं पहला तरीका बता रहा हूं कि हर सरफेस के थ्रू डेविएशन निकालूंगा और बाद में उनको ऐड वगैरह में कर दूंगा। तो फर्स्ट सरफेस डेविएशन कितना हो गया? 0, क्योंकि लाइट स्ट्रेट सीधी आगे चली गई। अब आ जाओ सेकंड सरफेस पर। अब सबसे पहले तो सेकंड सरफेस के लिए देखो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 निकालता हूं। कितना आएगा बेटा यहाँ पर? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 तो कितना होगा? 0। सरफेस से 90 डिग्री है लेकिन नॉर्मल से तो एंगल 0 है, तो R1 कितना हो गया? 0। तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ पर? 3 डिग्री ही आ जाएगी। तो R2 कितना हो गया यहाँ पर? 3 डिग्री। अब लाइट इस तरीके से बाहर यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये वाला एंगल निकाल लो, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ई की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ, सेकंड सरफेस। तो बेटा मैं लिखूंगा 1.5 इंटू साइन 3 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अरे यही लिखूंगा ना, ठीक है। एंगल स्मॉल है तो 1.5 इंटू 3 इज इक्वल टू साइन ई, यानी ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 4.5। तो आप देखिए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4.5 डिग्री। तो अगर मैं यहां बात करता तो देखो ये है लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन सेकंड सरफेस के लिए। लाइट इस तरीके से यहां पर क्या हो गई? बेंड, डेल्ट। तो देखो सेकंड सरफेस डेविएशन कितना हो गया? 4.5 माइनस 3 डिग्री, ये कितना आएगा बेटा? 1.5। ये सेकंड सरफेस के थ्रू डेविएशन है। तो अब अगर मैं आपसे प्रिज्म के थ्रू डेविएशन पूछूं कि बताओ प्रिज्म जो है कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, आप लिखोगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी कि 0 डिग्री प्लस 1.5 डिग्री, यानी बेटा ये कितना आ जाएगा? 1.5। अब प्रिज्म के थ्रू डेविएशन निकालने का एक तरीका और यहां पर हो सकता है। हाँ, क्योंकि बेटा प्रिज्म एंगल क्या है? स्मॉल है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को काम में ले लो। हाँ, म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहां से भी आप प्रिज्म के थ्रू डेविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू बेटा कितना है? 3, यानी 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 3 कितना आएगा? 1.5। तो दोनों तरीके हैं, आप चाहो तो म्यू माइनस 1 इंटू ए पे चल जाना, और मैं तो कह रहा हूं कि डेविएशन में कुछ भी स्ट्राइक ना करे, सीधी सिंपल सी बात है, हर सरफेस के थ्रू डेविएशन निकालना, ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना देख लेना, ज्यादातर केस में ऐड ही होगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब आ जाओ, देखो प्रिज्म के थ्रू डेविएशन निकाल लिया, अब आ जाते हैं मिरर पर। अब लाइट मिरर पर हुई इंसिडेंट, ये बनाया मैंने मिरर पर नॉर्मल। अब लाइट इस तरीके से बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं मिरर पे बात करूंगा तो ये है लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन। अरे सीधी आगे जाती तो ऐसी तो जाती, ये इस तरीके से हो गई बैंड, ये है मिरर के थ्रू डेविएशन, ठीक है। अब मिरर के थ्रू डेविएशन में सबसे पहले तो ये एंगल आपको चाहिएगा। कितना आएगा ये एंगल? ये एंगल डेल्टा टू, ये बराबर ही तो आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये प्लेन मिरर और ये सरफेस क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब मिरर पे बना हुआ नॉर्मल और ये जो लाइट की डायरेक्शन बना रखी है डॉटेड, रेड डॉटेड, ये दोनों भी आपस में पैरेलल, यानी ये एंगल सेम। तो ये एंगल कितना है बेटा? 1.5। तो ये भी कितना हो गया? 1.5। इधर ये भी कितना है? 1.5। बस हो गया सॉल्व। मिरर के थ्रू डेविएशन की बात करेंगे तो वैल्यू लिखेंगे बेटा 180 डिग्री माइनस 2 आई, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 1.5, यानी कितना आ जाएगा? 177 डिग्री। तो नेट डेविएशन कितना हो गया? प्रिज्म प्लस मिरर यानी कि 1.5 प्लस 177, यानी आंसर आएगा बेटा 178.5 डिग्री। खत्म। तो प्रिज्म के थ्रू डेविएशन में ध्यान रखना, अगर कुछ भी स्ट्राइक ना करे, हर सरफेस के डेविएशन को अलग अलग निकालना, ऐड कर देना, ठीक है।
हाँ एक्चुअली क्या, जब थिन प्रिज्म होता है ना तो डेविएशन एंगल की वैल्यू भी कम ही है मानते हुए चलते हैं, तो इसलिए हमारा काम वहां से चल जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, कर लिया बेटा नोट डाउन। ठीक है, अभी क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा एक बार आगे हम पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए प्रिज्म के अंदर हम बात करते हैं बेटा एक बार अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में हम बात करते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए बेसिकली अगर मैं डिस्पर्सन की बात करूंगा तो डिस्पर्सन का मतलब केवल इतना सा है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से पास होने के बाद में व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट हो जाना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्सन हम बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कोई भी देखिए एक प्रिज्म में यहाँ पे लेता हूं, अब देखिए सबसे पहली बात डिस्पर्सन, आगे जो भी टर्म हम देख रहे हैं अभी उसके अंदर हम थिन प्रिज्म पर ही हम बात कर रहे हैं, लार्ज प्रिज्म एंगल पर भी होता है लेकिन हमारे पार्ट में स्मॉल ये थिन प्रिज्म पर ही है, इसलिए हम उसी पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कोई भी बेटा एक प्रिज्म मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, और इसके लिए प्रिज्म एंगल में कितना मान लेता हूँ, यहाँ पर ए मैंने मान लिया जो कि कम है। ठीक है, थिन प्रिज्म पे बात कर रहा हूँ। अब प्रिज्म की सरफेस पर इंसिडेंट होती है यहाँ पर व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, और व्हाइट लाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन, और आप याद करिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि हर कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वगैरह की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अलग अलग, क्योंकि मैंने कहा था कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो टर्म जो है वो मटेरियल के साथ साथ जो लाइट रे उसमें ट्रेवल करती है उस पर भी डिपेंड करती हुई चलती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहां बात करूंगा तो देखिए चूंकि हर कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हर कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि हर कलर की लाइट रेस अपने पाथ से अलग अलग एंगल पर डेविएट होगी। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो ये तो है लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन, लाइट जैसे ही प्रिज्म के अंदर एंटर होगी 7 कलर में इस तरीके से बेटा स्प्लिट हो गई, डिवाइड यहां पर हो गई, इस तरीके से ये लाइट जो है 7 कलर में डिवाइड यहां पर हो गई, और जब फाइनली बाहर इमर्ज होगी तो इसी तरीके से 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में, इसी तरीके से बेटा 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में बाहर इमर्ज यहां पर होगी। देखिए ऐसा नहीं कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर एंटर होगी तभी 7 कलर में डिवाइड होगी, व्हाइट लाइट तो जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तुरंत 7 कलर में डिवाइड होगी। आगे जाकर के भी हम देखेंगे, लेंस के अंदर भी देखेंगे, सरफेस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट 7 कलर में स्प्लिट हो गई। रेनबो फॉर्मेशन में हम स्टडी करेंगे, उसमें भी यही होता है, रेन ड्रॉप सन से आने वाली व्हाइट लाइट जैसे ही रेन ड्रॉप के अंदर एंटर होती है 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो व्हाइट लाइट तो जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तुरंत 7 कलर में स्प्लिट होती ही होती है। ठीक है, और इसी तरीके से 7 कलर्स की फॉर्म में लाइट क्या हो गई, बाहर यहां पर आ गई। ठीक है, अब अगर मैं डिस्पर्सन की बात करूंगा तो डिस्पर्सन का मतलब तो केवल इतना सा है, व्हाइट लाइट प्रिज्म को क्रॉस करने के बाद में 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, इसी को हमने डिस्पर्सन हमने यहां पर बोल दिया। डिस्पर्सन का मतलब इतना सा, ठीक है, लेकिन देखिए एक पर्टिकुलर कलर की लाइट रेस अपने पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट है। जैसे देखो अगर मैं सबसे लास्ट वाली लाइट रे की बात करूंगा, ये अपने पाथ से बेटा सबसे ज्यादा डेविएट हुई है, और ये जो फर्स्ट नंबर वाली लाइट रे है ये अपने पाथ से सबसे कम डेविएट हुई है। अब कौन ज्यादा डेविएट है कौन कम डेविएट है, आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। देखिए कैसे, थिन प्रिज्म पर हम बात कर रहे हैं तो देखो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए म्यू क्या मिलेगा, कम, जिसके लिए म्यू कम उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, कम, जिसके लिए वेवलेंथ कम उसके लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा, जिसके लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किस कलर के लिए होती है, वॉयलेट, यानी कि वॉयलेट कलर की लाइट रेस अपने पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट होगी, ये है डेविएशन एंगल फॉर वॉयलेट कलर। रेड कलर की लाइट रेस अपने पाथ से सबसे कम डेविएट होगी, तो ये सबसे टॉप में जो लाइट रे है वो रेड कलर की है, और यहां से यहां तक की डेविएशन एंगल है फॉर रेड कलर, और बाकी सारे कलर्स इनके बीच में है, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब इनके बीच में। ठीक है, तो अपने पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट हुई यहाँ पर वॉयलेट कलर की लाइट, सबसे कम कौन डेविएट हुई बेटा, रेड कलर की लाइट यहाँ पर डेविएट हुई। ठीक है, अब इसी में देखिए लिंक होती हुई एक टर्म यहाँ पर ये आती है एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, इसको मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं, और एंगुलर डिस्पर्सन
वैसे तो क्या है कि जो डेफिनेशन है वही फॉर्मूला भी है, और डेफिनेशन ये है कि डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट कलर एंड रेड कलर, डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट कलर एंड रेड कलर इज नॉन एज एंगुलर डिस्पर्सन। यानी कि मैं डेफिनेशन वाइज बात करूंगा तो मैं लिखूंगा बेटा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। लेकिन देखिए वास्तव में एंगुलर डिस्पर्सन क्या शो करता है, ये शो करता है कि वॉयलेट और रेड कलर की लाइट के बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना है। भाई आप खुद देखो ना, अगर मैं आपसे इसी डायग्राम में पूछ लूं कि बताओ वॉयलेट और रेड कलर की लाइट के बीच में एंगल कितना है, आप मुझे कैसे बताओगे? आप क्या करोगे, वॉयलेट कलर की लाइट को बेटा बैक साइड में एक्सटेंड करोगे, रेड कलर की लाइट को भी आप बैक साइड में एक्सटेंड करोगे। अब इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल यहां पर कितना हो गया, थीटा, थीटा हो गया। अब आप उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां से यहां तक पूरा डेविएशन एंगल कितना है, डेल्टा वी, ये कितना है बेटा डेल्टा आर, दोनों को माइनस कर लोगे तो वॉयलेट और रेड कलर के बीच में एंगल आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्सन बेसिकली हमें ये शो कर देगा कि वॉयलेट और रेड कलर की लाइट के बीच में एंगुलर सेपरेशन यहां पर कितना है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू लिखते हैं, डेल्टा वी refractive index for violet color -1 into a, delta r refractive index for red color -1 into a, theta is equal to कितना आएगा बेटा, mu v minus mu r into a। ये हमारे पास में एंगुलर डिस्पर्सन के लिए रिजल्ट आ जाता है। एक टर्म और यहां पर आ जाती है, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, प्रिज्म के डिस्पर्सन करने की पावर, यानी कि प्रिज्म जो है ये 7 कलर के जो लाइट रेज हैं इनको कितना यहाँ पर डिस्पर्स यहाँ पे करेगा, इनके बीच में एक एवरेज यहाँ पर सेपरेशन कितना मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू देखिए हम कैसे निकालेंगे, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन, वॉयलेट और रेड कलर के बीच में एंगुलर सेपरेशन में हम मीन डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये डेल्टा वाई मीन डेविएशन है, और आगे सिंप्लीफाई करूं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन बेटा ये आएगा यहाँ पर म्यू आई माइनस 1 इंटू ए और ए यहाँ पे कैंसल, म्यू आई है यहाँ पर मीन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, मीन डेविएशन तो मीन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। अब क्वेश्चन में अगर मीन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली गिवन है, बहुत खुशी की बात है, नहीं तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, म्यू आई इज इक्वल टू हम लिखते हैं बेटा म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर येलो कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन हो, डायरेक्टली उसको काम में ले लेना, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो करीब करीब म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 इसके इक्वल आती है। ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ, डिस्पर्सिव पावर का मतलब बेसिकली ये है कि बेटा प्रिज्म के डिस्पर्सन की पावर का मतलब ये है कि प्रिज्म से पास होने के बाद में ये जो प्रिज्म जो है इन 7 कलर्स की लाइट के बीच में करीब करीब ये सेपरेशन यहाँ पर कितना मेंटेन करके चलेगा, इनको यहाँ पर कितना यहाँ पर डिस्पर्स यहाँ पर करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस पूरे एंगल में हमने मीन डेविएशन जो था उससे हमने डिवाइड हमने ये है। क्या बेटा, मीन डेविएशन मतलब एक एवरेज डेविएशन की वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, डेल्टा वाई। ठीक है, अब उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, म्यू वाई क्या हो गया, मीन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब मीन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात, नहीं तो हम लिख सकते हैं म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। और क्वेश्चन में अगर येलो कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो उसकी जो वैल्यू है ना वो करीब करीब जो होती है म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 के इक्वल होती है, तो डायरेक्टली उसको भी काम में ले सकते हो। ठीक है, अरे मैंने जब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताया था ना तो मैंने एक बात बोली थी कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो टर्म है ना वो मेटेरियल के साथ साथ मतलब ये भी शो करती है कि लाइट रेज का मीडियम पार्टिकल के साथ में इंटरेक्शन किस टाइप का है। तो मैंने उस टाइम पर ये बोला था कि हमारे पास जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आता है ना वो बेसिकली उन लाइट रेज के बेसिस पर ही होता है जो उस मीडियम के अंदर प्रोपोगेट हो रही होती है। इसलिए तो देखो हर कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग मिलता है। मैंने और भी एग्जांपल दी थी उस टाइम पर कि पोलराइजेशन वगैरह में भी कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर 2 टाइप की लाइट रे, दोनों के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या मिलता है, अलग अलग हमको मिलता है। ठीक है,
वो तो एक्चुअली क्या हुआ है कि अपन ने जितने क्वेश्चन देखे ना, गौर करो, चाहे क्लास के हो चाहे मॉड्यूल के जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उनमें केवल ये लिखा हुआ है, ए रे ऑफ लाइट passes through slab of refractive index √2, passes through slab of refractive index √3। तो बेसिकली आपके पास जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन था ना, वो उन लाइट रेज के बेसिस पे था जो उस मीडियम के अंदर प्रोपोगेट हो रही है, ट्रेवल कर रही है। उसका क्या कलर है, कुछ मेंशन ही नहीं था, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं थी। वो तो जो व्हाइट लाइट के पंगे आते हैं ना, तब सोचना पड़ जाता है सारी चीज। तुम कुछ बोल रहे थे बेटा? हाँ, अगर क्वेश्चन में येलो का गिवन है ना, तो येलो के लिए जो मीन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो करीब करीब इनके इक्वल होता है, तो आप डायरेक्टली काम में ले लेना। ठीक है, पूछ रहे ना, जवाब मैं दिए जा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन तो भाई जो भी क्वेश्चन आते हैं दिमाग में चलता है, कॉमन से तो चलते हैं। तो वो जैसे मान लो तुमको जवाब दे रहा हूँ, करीब करीब उनका क्वेश्चन भी वही है, तो उसमें उनका रिप्लाई भी जा रहा है। हाँ, ऑनलाइन में भी। अब तुमको बताऊं क्या मैं कि ऑनलाइन में क्या क्वेश्चन है? बैठ जाओ एक दिन वहां पर। कर लिया बेटा नोट डाउन? एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ, फॉर ए प्रिज्म, फॉर ए प्रिज्म refractive index for violet color is 1.54। for a prism refractive index for violet color is 1.54। refractive index for violet color is 1.54, and refractive index for red color and refractive index for red color is 1.52, and refractive index for red color is 1.52, is 1.52। prism angle is 4 degree, prism angle is 4 degree। find angular dispersion, find angular dispersion। हाँ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, थीटा इज इक्वल टू बेटा आप लिखोगे यहाँ पर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यानी बेटा यहाँ पर 1.54 माइनस 1.52, प्रिज्म एंगल कितना है 4, यानी कि 0.02 इंटू 4, आंसर आएगा बेटा 0.08। क्लास का टाइम भी शायद कुछ चेंज हुआ है ना? मॉड्यूल दो। हाँ, होमवर्क तो दूं। हाँ, एक दिन 2-4 घंटे की क्लास लूंगा मैं। हाँ बिल्कुल। एक्सरसाइज फर्स्ट में कोई कंबाइंड क्लास नहीं है ना। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 43, 44, 48, 49, 50, 52, 54। एक्सरसाइज 2 के अंदर, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 9, 14, 18, 23, 22 भी, 22 एंड 23। उसके अलावा 26, 26, 34, 26, 34,
और बिगिनर बॉक्स नंबर 5 नहीं, मेरी सीक्वेंस और मॉड्यूलर सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज है, मैं पहले रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पहले ले रहा हूं। तो बिगिनर बॉक्स नंबर 8 पूरा कंप्लीट, इलस्ट्रेशन नंबर 27 से लेकर के 30, बस। ये किनका रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ओके बच्चों, बाय सभी को।